वो क्या पढ़ना है, ट्रांसलेशन, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन तो ट्रांसक्रिप्शन की जगह अगर वो क्या आ जाए, ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं, जब डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा, तो उसी को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, फिर आरएनए की प्रोसेसिंग वगैरह होगी, वो हमने पूरी पढ़ ली, स्प्लाइसिंग पढ़ लिया है ना, एडिटिंग पढ़ ली। अच्छा एक बात और, ट्रांसक्रिप्शन के अलावा ट्रांसक्रिप्शन का एक दूसरा नाम और होता है, ट्रांसक्रिप्शन के अलावा इसका एक दूसरा नाम क्या है, क्या हो रहा है, डीएनए के जीन, डीएनए के वो टुकड़े जो फंक्शनल होते हैं, जो क्या बनाते हैं बाद में, आरएनए बनाते हैं, उन्हीं टुकड़ों को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। सिस्ट्रोन, वास्तविक जीन सिस्ट्रोन वही मानते हैं जो प्रोटीन बनाने में भाग लेगा, मतलब पहले वो डीएनए आरएनए बनाएगा, फिर आरएनए से प्रोटीन बनेगी। तो उस डीएनए से आरएनए बनना और आरएनए से प्रोटीन बनना, कुल मिलाकर के क्या हुआ, जीन यहाँ पर एक्सप्रेस हुई, तो इस ट्रांसक्रिप्शन का दूसरा नाम और होता है जीन एक्सप्रेशन। कई बार डायरेक्टली अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप जीन एक्सप्रेशन, यानी कि जीन जो अपने आप को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, या एक्सप्रेस करने को क्या कहते हैं, व्यक्त करना है ना, तो व्यक्त, जीन अभिव्यक्ति कहते हैं ना लोग, अभिव्यक्ति की आजादी है, वाह, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी में यानी बोलने का अधिकार है ना, तो अभिव्यक्ति का मतलब क्या है, अपने आप को एक्सप्रेस करने की, है ना, कई बार, तो उसे क्या बोलते हैं, जीन एक्सप्रेशन या जीन अभिव्यक्ति, इसको ही बोलते हैं, किसको, ट्रांसक्रिप्शन को। यानी कि ट्रांसक्रिप्शन का दूसरा हिंदी में नाम क्या होता है, अनुलेखन। अनु मतलब पीछे पीछे, लेखन मतलब लिखा पढ़ी हो जाएगी, कौन लिखा पढ़ी करेगा, डीएनए के क्रम जो है वो आरएनए को लिख देंगे। ठीक है, डीएनए की कहानी को कौन, डीएनए क्या करेगा, आरएनए की कहानी लिखेगा। ठीक है, किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप पूछ लेना, ठीक है, वरना फिर मैं अगला टॉपिक स्टार्ट कर लूं। तो इतनी घटनाक्रम तो हमने अब तक पढ़ लिया जी। ठीक है, अब इस घटनाक्रम को पढ़ने के बाद आगे की कहानी क्या है, आरएनए से क्या बनाएंगे अब हम, प्रोटीन। तो आरएनए से प्रोटीन बनने के लिए ये प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आरएनए क्या है, न्यूक्लियोटाइड की भाषा है। न्यूक्लियोटाइड, और ये न्यूक्लियोटाइड की भाषा अब किसमें बदल जाएगी, न्यूक्लियोटाइड की भाषा जाएगी किसमें, अमीनो अम्लों। अगर डीएनए से आरएनए बनना था तब क्या हो रहा था, जब डीएनए से आरएनए बनता है तब क्या होता है जी, तभी भी न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, है कि नहीं है, यानी न्यूक्लियोटाइड डीएनए से जब आरएनए बनेगा तभी भी तो क्या है, न्यूक्लियोटाइड ही है ना। इस न्यूक्लियोटाइड के पीछे पीछे ये न्यूक्लियोटाइड लिखा गया है, पीछे पीछे को क्या कहते हैं, अनुलेखन। इसने इसकी कहानी लिख दी, तो अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन यहाँ तो भाषा ही बदल गई, जब हिंदी से अंग्रेजी लिखते हैं, अंग्रेजी से हिंदी लिखते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, कि ट्रांसलेट कर दिया हमने कुछ ना कुछ, कहते हैं ना, तो उसे क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन या अनुवादन। चलो हिंदी लिखते हैं, अनुवादन, या इसको बोलेंगे ट्रांसलेशन। ठीक है जी। अब ट्रांसलेशन में क्या होगा, ट्रांसलेट होगी एक भाषा से दूसरी भाषा में, प्रोकैरियोट्स में अलग पढ़ेंगे और यूकैरियोट्स में अलग पढ़ेंगे। बेसिकली दोनों में क्या होता है, एक ही जैसा होता है ना, कोई छोटा मोटा थोड़ा बहुत जो अंतर है ना, वो आपको हम बता देंगे। ठीक है जी। अब बात करें हम, प्रारंभन होगा, प्रारंभन के बाद दीर्घीकरण होगा, और दीर्घीकरण के बाद क्या होगा, लास्ट एंड फाइनली दीर्घीकरण के बाद समापन होता है। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक जो आएगा आपका वो आएगा कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जो जीन की अभिव्यक्ति हुई है उसका नियमन कैसे होगा, डीएनए से आरएनए बनने देना है, आरएनए से प्रोटीन बनने देनी है या नहीं बनने देनी है, कितनी बनने देनी है, उसका नियमन प्रोकैरियोट्स में अलग और यूकैरियोट्स में अलग, और उसको पूरा करते ही आपकी यूनिट जो है हो जाएगी खत्म। ठीक है,
और इस यूनिट के खत्म होने के बाद हम पढ़ेंगे फिर बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो पहले अपना ये टॉपिक खत्म करते हैं। ठीक है ना, ये तो पता है ना पढ़ क्या रहे हैं, कुछ बच्चों को ये नहीं पता होता है पढ़ क्या, फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हो। ठीक है, फर्स्ट पेपर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मतलब क्या है, आणविक जीव विज्ञान। आणविक जीव विज्ञान में क्या पढ़ेंगे, वो जीव विज्ञान की भाषा, जीव विज्ञान की भाषा अगर इसमें अणुओं के बारे में पढ़ते हैं। अणु कौन से पढ़ेंगे, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। ठीक है, ये सब पढ़ते हैं अणुओं की भाषा। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले तैयारी कर दिया है ना, कोई भी काम करने से पहले क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। तो डीएनए से क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रही है। अब इस प्रोटीन के बनने की तैयारी कैसे होगी ये देखनी है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें डीएनए के बारे में कुछ चीज पढ़नी जरूरी है। डीएनए पर नाइट्रोजनी क्षारों का अनुक्रम होता है, ए है, जी है, टी है, सी है, जी हो, सी हो, कुछ भी हो। इसी के आधार पे तो हमने पढ़ा है कि आरएनए ऊपर बढ़ेगा इसके ऊपर, इसके हिसाब से। जहाँ टी है वहाँ ए आएगा, लेकिन जहाँ ए है वहाँ यू आएगा। ठीक है, और ये बनने के बाद फिर ये यहाँ आ जाएगा। अब वापस से हम स्प्लाइसिंग, जो हिस्सा काम का है वो रहेगा, जो नहीं है वो हट जाएगा। ठीक है, वो लैरिएट बनेगा उसका, ऐसे मान लो ऐसा काम का नहीं है तो गोल बन जाएगा अलग। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, व्यक्तिक भागों का जुड़ना और अव्यक्तिक भागों का कटना। अव्यक्तिक मतलब इंट्रोन की कटिंग, और जुड़ने को व्यक्तिक का मतलब होता है एक्सोन का जुड़ना, और इंट्रोन का कटना क्या बोला जाता है, स्प्लाइसिंग। इसमें जो काम में आता है उस अणु को क्या कहते हैं, स्प्लाइसियोसोम। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं इसमें कि आरएनए से प्रोटीन बनेगी, और इसके लिए डीएनए के जो तीन क्षारों का, देखो भाई अलग अलग साइंटिस्ट थे, अलग अलग उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी बताई। जैसे पहले कहा गया कि एक कोड जो होता है, एक नाइट्रोजनी क्षार जो है ना, वो एक अमीनो अम्ल को कोड करता होगा। तो इस हिसाब से तो बहुत सारे अमीनो अम्ल बन जाने चाहिए, क्योंकि भाई अमीनो अम्ल तो 20 ही है। ए मतलब अमीनो अम्ल, इसको इंग्लिश में अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। ठीक है ना, एक कोशिका में लगभग 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं, बाकी 2 पर अभी रिसर्च चल रही है। ठीक है, तो 22 आप अभी कह नहीं सकते हो, क्योंकि अभी रिसर्च पूरी नहीं हुई है साइंटिस्ट वगैरह की। ठीक है ना जी, तो क्या होंगे टोटल, कौन कौन से अमाइनो एसिड्स होंगे, 20 प्रकार के अमाइनो एसिड्स हैं। उनको कोड करने के लिए नाइट्रोजनी क्षार कितने होने चाहिए, उस पर काफी चर्चा हुई। कुल मिलाकर प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजनी क्षारों के विशिष्ट क्रम में निहित होती है, और उन्हीं को क्या कहते हैं, आनुवंशिक कूट कहते हैं। ठीक है ना, लिख देती हूँ एक बार, इसे क्या कहेंगे, आनुवंशिक कूट मतलब कोड, आनुवंशिक कूट, या उसे कहते हैं जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड। ठीक है, कोड नंबर होगा तभी तो फोन नंबर सही डायल होगा, है ना। अब तो लैंडलाइन का जमाना खत्म हो गया, खैर ठीक, अब तो फोन आ गए, स्मार्टफोन आ गए, है ना, सब स्मार्ट हो गए उनसे। अच्छा, तो प्रोटीन के निर्माण के लिए क्या चाहिए, सूचना कहाँ मिलेगी, डीएनए में पाए जाने वाले क्षारकों के विशेष क्रम। डीएनए द्वारा प्रोटीन निर्माण की सूचना
ठीक है, उसे आनुवंशिक कोड कहते हैं। ठीक है जी। तो अब आनुवंशिक कोड कैसे कैसे होते हैं, देखो अपने अलग अलग साइंटिस्ट थे और अलग अलग उन्होंने क्या किया, अपनी अपनी सिद्धांत दिए। जैसे एक सिद्धांत था 1940 में, बीटल और टॉटम, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत था। ठीक है, इन्होंने ये एक ताला चाबी सिद्धांत भी दिया था। जैसे हर फिक्स ताले की फिक्स चाबी होती है, ठीक वैसे ही हर फिक्स प्रक्रिया को होने के लिए एक फिक्स एंजाइम होता है और एक एंजाइम को कोड करने के लिए एक जीन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी प्रकृति की बात की जाए ना तो लगभग 150 तरीके के अमीनो अम्ल होते हैं, लेकिन जीवित कोशिका में जो प्रोटीन संश्लेषण होता है ना उसमें केवल 20 तरीके के अमीनो अम्ल हैं जो प्रयुक्त होते हैं। 20 के अलावा बाकी के जो 130 बचे है ना वो होते हैं, पर वो प्रोटीन निर्माण में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, उनकी उपस्थिति ऐसे ही दर्ज है। ठीक, दोनों प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और आरएनए में केवल 4 प्रकार के ही घटक होते हैं, AGTC यानी एडिनोसिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। 4 ही तो है। आरएनए में होगा तो एडिनाइन की वहां पे थाइमिन की जगह पे यूरेसिल होगा। ठीक है, तो इन 4 क्षारकों में केवल 4 अमीनो अम्ल ही कोडित होंगे इस हिसाब से। तो इसलिए आनुवंशिक कोड जो होते हैं वो एक सिंगल तो हो नहीं सकता। तो ये थ्योरी तो हो गई साहब फेल कि एक अमीनो अम्ल जो है एक ही आनुवंशिक कोड को कोड करेगा, लेकिन तो फिर 20 कहां से आए होगा। ठीक है, इसलिए वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपना मत प्रस्तुत किया और उन्होंने कहा आनुवंशिक कोड में प्रत्येक अमीनो अम्ल को कोडित करने के लिए शायद 2 क्षारों का संकेत होता होगा, 2 क्षारों के अनुक्रम से काम चलता होगा। तो उस हिसाब से तो ये स्थिति बन सकती है कि ये है A, G, T और C है। अब मान लो A और A हो या G और A हो, T और A हो या C और A हो, है ना। तो इस तरीके से ये क्या हुए, टोटल इस तरीके से 4 के 4 बनेंगे तो इस सबकी यही हाल होगी। यानी कि फिर GT ये भी हो जाए कि ये G आ जाए सबके साथ, AG या GG या फिर TG या फिर CG। ठीक है, फिर इस तरीके से T भी आ जाए सबके साथ, AT है ना, AG नहीं सॉरी T आ जाए सबके साथ, A के साथ T आ गया, G के साथ T आ गया, मतलब ये दो दो मिलकर के, यानी कि ये ऐसे हो, यहाँ पर G यहाँ पर T, तो हो सकता है ये एक अमीनो अम्ल को कोड कर रहे हो, ऐसा भी मत रखा गया। तो इस हिसाब से टोटल बन रहे थे 4 और 4 16। तो कितने, केवल बहुत कम हम जो न्यूक्लिक एसिड है वही हो पाएंगे, केवल 16 अमीनो एसिड कोड हो पाएंगे, है ना। लेकिन चाहिए तो कितने 20, बाकी के 4 कहाँ जाएंगे भाई। इसलिए फिर दिमाग लगाया गया, फिर सोचा गया कि शायद आनुवंशिक कोड को 3-3 के क्रम में देखें। तो 3-3 के हिसाब से सही है, 3-3 के हिसाब से पता चलता है, जैसे 1 से 4 बने हैं तो 3-3 के हिसाब से देखें तो 4 चौके 16 चौके 64, है ना, यानी 64 त्रिक कोडन होंगे। तो फिर 20 प्रकार के अमीनो अम्ल कोड करने के लिए बहुत ज्यादा है ना। लेकिन इससे कम में भी काम नहीं चल रहा है, पर्याप्त तो है ही बल्कि ज्यादा भी है। तब पता चला कि शायद एक अमीनो अम्ल एक से अधिक कोडोन के द्वारा कोडित हो सकता है। ठीक है, अब आनुवंशिक कोड की कूट की जो खोज थी ना वो किसने की, वैसे तो गेमोव साइंटिस्ट थे, उन्होंने त्रिक कोड के बारे में बताया। फिर क्रिक, निरेनबर्ग, मिथाई, उन्होंने सबसे ज्यादा जो श्रेय जाता है ना इसमें वो जाता है निरेनबर्ग और मथाई। अब क्या पढ़ेंगे आगे हम, आनुवंशिक कोड की खोज। ठीक है, जेनेटिक कोड जो है उसकी खोज, खोज की बात करें तो खोज किसने की, निरेनबर्ग और मथाई, क्योंकि इन्होंने प्रैक्टिकली बताया उसको। साइंस में थ्योरेटिकली बहुत थ्योरीज दे देते हैं, सब बहुत चलता है, लेकिन थ्योरी से ज्यादा कौन काम में आता है, प्रैक्टिकल। ठीक है, उसी का तो रिजल्ट आएगा, उसी से तो प्रॉपर वो चीज फिर सार्वभौमिक हो जाएगी ना कि हाँ ऐसा होता है, प्रमाणिक तौर पे ऐसा हुआ है उस कोशिका में। ठीक है, तो फिर त्रिक कोडोन की भी जो बात थी वो इन्होंने कही थी। ठीक है, एक बात और याद रख लेना, एक छोटा सा पॉइंट आया था आपको अच्छे से याद रखना है, 1 जीन 1 एंजाइम,
एंजाइम मतलब प्रोटीन, एक जीन से एक ही प्रोटीन बननी है। वन जीन वन एंजाइम थ्योरी, ये किसने दी है? बीटल और टॉटम ने। ये पूछ लिया जाता है, ये अक्सर पूछा जाता है, एक दो नंबर में, एक ही नंबर में आएगा, इतना सही है। ठीक है, इसका पूरा डिटेल तो नहीं है खैर तुम्हारे कोर्स में। ठीक है, तो बीटल एंड टॉटम की वन जीन वन एंजाइम की जो थ्योरी है, ठीक है, वो अच्छे से याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, ये किसने दी? बीटल एंड टॉटम साहब ने दी। उसके बाद जेनेटिक कोड की जो होते हैं वो जेनेटिक कोड कैसे होते हैं? त्रिककूट होते हैं। इसके बारे में भी निरेनबर्ग और मथाई ने ही सबसे ज्यादा बताया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैसे कौन कौन से होंगे। ठीक है ना, क्योंकि निरेनबर्ग और मिथाई साहब ने क्या किया, एक कोशिका के बाहर, ठीक है, रेडियो एक्टिव अमीनो अम्लों के लिए एंजाइम और ऊर्जा उत्पन्न करने वाले यौगिक लिए और उनको इकोलाई में कोशिका के निचोड़ से प्राप्त किया। यानी इकोलाई की कोशिका, इकोलाई एस्चेरिचिया कोलाई एक जीवाणु होता है ना, उस जीवाणु में से निकाले पहले तो एंजाइम और ऊर्जा, ठीक है, बनाने वाले रेडियो एक्टिव अमीनो अम्ल। देखो रेडियो एक्टिव अमीनो अम्लों का मतलब ये है, अमीनो एसिड होते हैं नॉर्मल, ठीक है, उसको क्या किया, जैसे मान लो उसमें कार्बन है तो उसमें सिंपल कार्बन ना लेकर के कार्बन 14 यूज कर लिया। वैसे तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? परमाणु क्रमांक 6 होता है, परमाणु भार 12 होता है। यानी कि इसमें क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और 6 ही प्रोटॉन होंगे, सॉरी 6 प्रोटॉन होंगे। लेकिन प्रोटॉन अगर 6 हैं तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे इसके अंदर? 6। अभी तो 6 और 6 जुड़ करके क्या बनेगा? ये ए, यानी कि परमाणु भार बनेगा। और ये क्या है? परमाणु क्रमांक Z से शो करते हैं, वो 6 ही रहेगा। अब हुआ क्या, अगर आप कार्बन 6 की जगह कार्बन 14 यूज कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या, ऑब्वियसली बात है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो बराबर होते हैं, तो 14 में से 6 घटाओ जरा, कितने बचे? 8 बचे कि नहीं बचे? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ना पूछते हैं और उसका जवाब भी बहुत देर में देते हैं। सेकंड ईयर है भाई, बड़े बच्चे हैं। ठीक है, तो कितने न्यूट्रॉन है? 6 न्यूट्रॉन, सॉरी 8 न्यूट्रॉन हुए ना, वहां तो 6 ही थे, यहाँ 8 न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी क्या है? 6 है। ठीक है, अब क्या हुआ, जब 8 न्यूट्रॉन है, इसका मतलब इसमें न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा है, तो इसको अब रेडियो एक्टिव मान लिया जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डाल करके इकोलाई पहले एक कोशिका ली और उसमें से क्या निकाला, कुछ एंजाइम्स निकाले और उन एंजाइम्स को रेडियो एक्टिव तरीके से लेबल कर दिया। ठीक है, अब रेडियो एक्टिव लेबल करने के बाद क्या किया, उसे टीआरएनए उसी हिसाब से बनेगा। और फिर उन्होंने एक क्या किया, टेस्ट ट्यूब, परख नली के अंदर कृत्रिम रूप से प्रोटीन का संश्लेषण के लिए संवर्धन माध्यम तैयार किया। इस माध्यम में 20 तरीके के अमीनो अम्लों का प्रयोग किया और कृत्रिम रूप से जो एमआरएनए बनाया था, जिसमें इकोलाई के निचोड़ था, है ना, उसमें केवल यूरेसिल था, उसे पॉली यूरिडाइलिक एसिड बोला गया, है ना, उसका उपयोग किया और फिर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाई। तो उन्होंने देखा कि केवल एक ही अमीनो अम्ल बनाए, फिनाइल एलेनिन, बाकी नहीं मिला। इससे पता चला कि यू, अगर पॉली यू एमआरएनए, ऐसा एमआरएनए जिसमें यूरेसिल है, उसमें त्रिक कोड यू 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 था, इसका मतलब वो केवल फिनाइल एलेनिन को कोड करता है, बाकियों को नहीं करता। ऐसे ही फिर और डाल करके देखे लाइसिन, तो फिर पॉली सी वाला एमआरएनए लिया, तो फिर क्या हुआ कि लाइसिन ए की वजह से बना और सी की वजह से प्रोलीन बना और जी की वजह से ग्लाइसिन बना। ठीक है, अभी समझ में आया? देखो समझो इसको, एक डिटेल में समझते हैं हुआ क्या। इकोलाई लिया, इकोलाई की कोशिका ले ली, इसमें से एक्सट्रैक्ट निकाल दिया, एंजाइम निकाले, अमाइनो एसिड वगैरह निकाले। ठीक है, एंजाइम और अमाइनो एसिड निकाले। अब किया क्या,
ये परख नली है, ठीक है। अब इसमें परख नली में क्या किया, बहुत सारे अमीनो अम्ल छोड़ दिए ऐसे चारों तरफ बिखेर दिए। उसके बाद एक ऐसा mRNA निकाल डाला जिसमें केवल यू था, बस यू और कुछ है ही नहीं। ये सी नहीं है, हाँ पता लगा आप सी पढ़ लो इसको, फिर दूसरा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल केस है ना, ऐसे समझो। तो फिर इसको ऐसे बड़ी परख नली बना लेते, टैंक बना लेते, अपना क्या जा रहा है, ठीक है। यू 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 यू, ये स्थिति थी। इसमें बहुत सारे अमीनो अम्ल ऐसे हैं। अब क्या किया, टीआरएनए होगा, टीआरएनए हर तरीके के डाल दिए, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि इसमें सोचा तो ये था कि टीआरएनए सारे अमीनो अम्लों को लाएगा, उन अमीनो अम्लों के बीच में पेप्टाइड बंध बनेगा, क्योंकि आपको वैसे एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं ना, ये एमआरएनए है ना, इसमें यहाँ राइबोसोम जुड़ जाता है, फिर उसके ऊपर टीआरएनए आ जाता है, वो टीआरएनए जो अमीनो अम्ल लाएगा फिर ये आगे खिसक जाएगा, फिर यहाँ दूसरा टीआरएनए आएगा, वो अमीनो अम्ल लाएगा, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी, ऐसे तीसरा आएगा, ये लाएगा, तो ये जो चेन बनी यही तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है। ये क्या है, अमीनो अम्ल, ये क्या है, इनके बीच में पेप्टाइड बंध, तो ये अमीनो अम्लों की जो श्रृंखला बनी यही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बोली जाती है, और इसी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को ही क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोटीन। तो ये सोचा था कि इसमें ऐसे बहुत सारे अमीनो अम्ल इकट्ठे हो जाएंगे आकर के, लेकिन नहीं साहब, सब बिखरे पड़े रह गए। कौन आगे इकट्ठा हुए यहाँ पे, फिनाइल एलेनिन, ओहो, फिनाइल एलेनिन आया केवल कब, जब यू था तब। क्यों, इससे पता चला कि जहां पर ट्रिपल यू होगा वहां पर केवल फिनाइल एलेनिन कोड होगा। फिर क्या किया, अगला प्रयोग किया। कौन कर रहा है सारे प्रयोग, हम तो नहीं कर रहे, किसने किया, निरेनबर्ग मथाई, लेकिन सबसे ज्यादा एक्सप्लेनेशन जो चलता है ना वो निरेनबर्ग और मथाई का ही चलता है। एक्सपेरिमेंट वैसे क्रिक साहब ने भी किया था। कौन क्रिक, वही वॉटसन एंड क्रिक वाले, है ना, जोड़ीदार जो थे वॉटसन एंड क्रिक, दोनों ने डीएनए की डबल हेलिकल संरचना दी थी ना, वही। अब क्या हुआ, ऐसा एमआरएनए लिया जिसमें ए था, केवल ए ही ए था, पॉली ए कंडीशन, बस ए ही ए है और कुछ नहीं है। तो जब ट्रिपल ए कंडीशन देगी तो उसमें पता चला कि इसने केवल लाइसिन को ही कोड, यहाँ थे तो बहुत सारे, पर यहाँ आके जो इकट्ठे हुए ना वो केवल लाइसिन इकट्ठे हुए, ठीक। और लाइसिन के बाद उसके बाद फिर आगे देखा गया तो लाइसिन के बाद था सी कंडीशन, सी में क्या था, प्रोलिन, यहाँ सी ही सी था, अगर सी तो फिर यहाँ पर केवल प्रोलिन आके इकट्ठा हुआ। तो इसका मतलब जहां पर ट्रिपल सी होगा वो प्रोलिन को कोड करेगा, जहां ट्रिपल ए होगा वो लाइसिन को कोड करेगा, जहां ट्रिपल यू होगा वो फिनाइल एलेनिन को करेगा। कौन सा बच गया, टी तो होता नहीं है क्योंकि एमआरएनए की कहानी पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें क्या होगा, जी बच गया, ठीक है। तो जहां पर पॉली जी था वहां पर ग्लाइसिन मिला, जी, ठीक है। अब इससे पता चला कि भाई यहाँ हो क्या रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें फिनाइल एलेनिन, लाइसिन, ग्लाइसिन, प्रोलिन, यानी कि जहां पर तीन तीन एक जैसे है ना वही बन रहा है। इसका मतलब इससे ये साबित हुआ कि केवल एक कोड जो है ना वो एक ही अमीनो अम्ल को कोड करेगा, एक जो अनुक्रम है, ठीक है, यानी फिक्स अनुक्रम के हिसाब से फिक्स तरीके का अमीनो अम्ल कोडित हो सकता है। और दो दो के सीक्वेंस में देखें तो हिसाब लगा के देखा गया तो दो दो के हिसाब से तो ये होगा, जैसे मान लो अभी बताया था ना
एक में A G T C 4 है ना, तो ये सबसे जुड़ेगा एक बार एक बार एक बार, है ना। ये आपने कभी रीजनिंग में क्वेश्चन पढ़े होंगे ऐसे कि मान लो किसी पार्टी में 10 लोग हैं, है ना, 10 लोगों में से सबको क्या करना है, एक एक से हाथ मिलाना है, तो कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो वो यहाँ से पकड़ो आप, ए है, अब वो ए जी या ए फिर टी से होगा, फिर ए सी से होगा, इस तरीके से फिर ए डबल भी होगा। इस तरीके से टोटल क्या हुआ, एक के 4 बने, फिर चारों के 4 बने, तो 4 4 16, यानी केवल 16 अमीनो अम्ल कोड हो पाएंगे। फिर 3 3 का हिसाब लगा के देखा, एक के 4 बन रहे हैं तो एक से 3 3 बनेंगे। मान लो ए जी टी आया या ट्रिपल ए आया, अब ये जी आएगा, यहाँ फिर सी आ गया। इस तरीके से एक के 4, फिर उसके भी 4, फिर इस तरीके से 4 4 कोड बने, तो टोटल आया कितना, 64। इसका मतलब 64 कोडोन जो है वो काफी है, बहुत ज्यादा है बल्कि, ठीक है ना। ठीक, तो इस तरीके से ये हो गया आपका कि कुल मिला के एक कहानी सामने आ गई कि जो त्रिकोडोन होते हैं वो त्रिकोड के बेसिस पर ही क्या होता है, आनुवंशिक कोड जो है वो 3 3 के सीक्वेंस में ही प्रोटीन को बना सकते हैं। क्योंकि 20 तरीके के जो अमीनो अम्ल हैं उनका नाम क्या है, जैसे फिनाइल एलेनिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, वैलिन, सीरिन, प्रोलिन, थ्रियोनिन, एलिनिन, टायरोसिन, हिस्टीडिन, ग्लूटामिन, एस्पेरेजिन, लाइसिन, एस्पार्टिकम, ग्लूटामिकम, ट्रिप्टोफेन, आर्जिनिन, सिस्टीन और ग्लाइसिन। ठीक है, इस तरीके से टोटल क्या है, 20 अमीनो अम्ल है। अब आप लोग रिजॉइन कर लीजिए, ठीक है, फिर पढ़ेंगे बाकी का।